नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नाइमशम एकेडमी में। चलिए आज शुरुआत करते हैं। संविधान को आगे चलते हैं लेकर, और संविधान की करीब 4 से 5 क्लासेस आ चुकी हैं और ये थोड़ा गैप हो गया था और कुछ समय बाद, कई दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। इसका कारण ये है कि समय के अभाव में और दूसरा अनुपस्थिति के कारण वीडियो नहीं आ पाई। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ आपसे। और शुरुआत करते हैं। आज का एक्ट है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। हमने आपको बताया 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके बाद आता है 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। मतलब जो 1773 जो था, 1773 का जो एक्ट था वो ब्रिटिश सरकार रेगुलेट कर रहा था उसे, ठीक है। पर इस एक्ट में क्या है, इस एक्ट को समझने के लिए समझते हैं कि इस एक्ट में क्या है कि इसे बंगाल जुडिशरी एक्ट भी बोला जाता है। इसे बंगाल का जुडिशरी एक्ट भी बोला जाता है। दूसरा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के दोषों को दूर करने के लिए यह एक्ट लाया गया। 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसमें कुछ दोष थे, उसमें कुछ ऐसी बातें थीं जो आपस में सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल को बीच में मतभेद पैदा कर रही थी। इनको दूर करने के लिए ये 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट एक्ट लाया गया। मतलब यह जो एक्ट था यह एक संशोधित अधिनियम था, यह एक अमेंडमेंट एक्ट था, संशोधित किया हुआ एक्ट था, ठीक है। आगे बात करते हैं। इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट को बंदोबस्त कानून के नाम से भी जाना जाता है। तीसरी बात आती है कि इस एक्ट के अंतर्गत जब ये एक्ट पारित हुआ उसके बाद क्या क्या नियम कानून आए, क्या क्या बदलाव हुए, इस बात को हम समझेंगे। और 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसमें आपको आपने अच्छे से पढ़ा है कि वो है क्या, ठीक है। और उसको जानते भी होंगे कि उसमें क्या क्या किया गया था। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, एलिजा एम्पे थे उसके जज, ठीक है। बहुत सी चीज़ें थी, कार्यकारिणी पर निदेशक मंडल की स्थापना, ये सब चीज़ें की गई थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को पढ़ेंगे, फिर समझ में आ जाएगा आपको कि इसका डिफरेंस क्या है, इसका अंतर क्या है। तो सबसे पहली बात है कि गवर्नर जनरल जो था, अब आप देखेंगे गवर्नर जो था उसको गवर्नर जनरल बना दिया गया, गवर्नर जनरल बना दिया गया था। अब इसमें बात आती 1781 के एक्ट ऑफ सेटलमेंट में कि जो गवर्नर जनरल था उसकी कार्यकारिणी काउंसिल जो थी, कार्यकारिणी परिषद जो थी, को एससी से मुक्त कर दिया गया। एससी का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट, मतलब उच्चतम न्यायालय, एससी से मुक्त कर दिया गया। कहने का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल है और उसकी कार्यकारिणी है, वह एससी मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंडर कार्य नहीं करेगी। इसमें मतभेद हुआ करता था। मतभेद इस प्रकार से होता था कि जैसे मान लीजिए कि गवर्नर जनरल जो था वो कहता था कि हम कंपनी के प्रमुख हैं, तो सबसे बड़े हम हुए। और जो सुप्रीम कोर्ट था वो कहता था कि आपके ऊपर नियंत्रण करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमें नियुक्त किया है, तो सबसे बड़े हम हुए। तो इन विवादों के चलते इस एक्ट को लाया गया, 1781 का एक्ट लाया गया, जिसे सेटलमेंट एक्ट बोला गया, ठीक है। और ये कहाँ तक सफल रहा, कहाँ तक असफल रहा, इस बारे में जानेंगे, ठीक है। मुक्त कर देगा। दूसरी बात आती है प्रांतीय न्यायालय। जो सबसे बात आती है कि अभी आप देखते होंगे सुप्रीम कोर्ट हमारा कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट हमारा दिल्ली में है, उच्चतम न्यायालय एक है। और प्रांतीय न्यायालय कौन से हैं? हाई कोर्ट है, हर प्रांत में है, हर राज्य में है, ठीक है। राज्य मतलब संविधान में राज्य का संबंध पूरे देश से है, पर वैसे हम लोग स्टेट का प्रयोग करते हैं प्रांत के रूप में। तो प्रांत हमारे कौन, जैसे यूपी है, एमपी है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़, ये हमारे प्रांत हैं। तो प्रांत में हाई कोर्ट है, ठीक है। और सबसे टॉप पे कौन बैठा है? सारे प्रांतों के जो केस होते हैं जिनका विरुद्ध, जैसे हाई कोर्ट है तो हाई कोर्ट के विरुद्ध हम किस में याचिका दायर कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में। तो टॉप पे कौन बैठा हुआ है? केंद्र। इसी प्रकार से जो प्रांतीय न्यायालय था वो एससी में अपील नहीं कर सकते थे। अभी क्या करते हैं हम लोग, जो हाई कोर्ट में कोई भी मुकदमा होता है, हम लोग जीतते हैं, हारते हैं, कुछ भी होता है, जैसे हम हार गए तो हमें असंतुष्ट हैं हम हाई कोर्ट के डिसीजन से, तो हम क्या करते हैं? सुप्रीम कोर्ट में याचिका अपनी दायर करते हैं वर्तमान में। पर उस समय क्या था? उस समय था कि प्रांतीय न्यायालय, जो वर्तमान में हाई कोर्ट है, प्रांतीय न्यायालय जो था एससी में सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे। वो सुप्रीम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते थे क्योंकि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी और गवर्नर जनरल को सुप्रीम कोर्ट से मुक्त कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। तो प्रांतीय न्यायालय उनके अंडर
मतलब उसमें याचिका नहीं दायर कर सकते थे। वो कहाँ करेंगे? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल मतलब उसकी कार्यकारी परिषद में अपील करेंगे, ना कि सुप्रीम कोर्ट मतलब एससी में करेंगे। वो कहाँ करेंगे? जो प्रांतीय न्यायालय थे वो एससी में अपील नहीं कर सकते थे, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल, गवर्नर जनरल की जो परिषद होती थी उसमें अपील करेंगे। ठीक है। तीसरा पॉइंट आता है इसमें कि बंगाल प्रेसिडेंसी को, बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है? हमने बताया था आपको, प्रेसिडेंसी हुआ करती थी पहले। ठीक है। तो बंगाल प्रेसिडेंसी मतलब कलकत्ता सरकार। बंगाल प्रेसिडेंसी को इस तरीके से समझें कि कलकत्ता सरकार। ठीक है। कलकत्ता बंगाल में ही है। ठीक है। तो कलकत्ता सरकार मुख्य केंद्र था उसका। तो कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीन चीज़ों के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किस चीज़ का अधिकार दिया गया? कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किसका? बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। किसको दिया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी को। और बंगाल प्रेसिडेंसी का मतलब क्या है? कलकत्ता सरकार। ठीक है। चौथा पॉइंट है कि कलकत्ता के सभी नागरिकों के मुकदमे सुनने का अधिकार एससी को दे दिया गया। पहले ऐसा था कि अभी हमने आपको बताया कि जो प्रांतीय न्यायालय थे वो एससी में अपील नहीं कर सकते थे। ठीक है। और गवर्नर जनरल की कार्यकारी जो परिषद होती थी उसमें अपील करते थे। अब एक नया पॉइंट इसमें आया कि कलकत्ता के सभी नागरिक, जो कलकत्ता के जो नागरिक थे वो सारे नागरिक एससी में सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। अभी वर्तमान में क्या है कि अगर हम कोई भी केस के बारे में अगर हम याचिका दायर करते हैं तो पहले हम डिस्ट्रिक्ट न्यायालय में करेंगे, अपने जिला न्यायालय में करते हैं। जिला न्यायालय से अगर हम असंतुष्ट हैं तो हाई कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट से अगर असंतुष्ट है तब हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाएंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है। वो एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि कहेगा पहले आप जिला न्यायालय में जाइए, अगर वहाँ आप असंतुष्ट है फिर हाई कोर्ट में जाइए, अगर हाई कोर्ट से असंतुष्ट है तो आप सुप्रीम कोर्ट आइए। ठीक है। कुछ मामलों में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी कर सकते हैं, वो आगे बताएंगे आपको। और कलकत्ता के सभी नागरिकों को मुकदमे सुनने का अधिकार एससी को दे दिया गया। मुस्लिम कानून के तहत मुस्लिमों के मुकदमे, ये पॉइंट की बात है, समझिएगा कि जो नागरिक हुआ करते थे कलकत्ता के वो मुस्लिम भी थे, हिंदू भी थे, सारे धर्म थे। ठीक है। पर मुख्य कौन से थे? जिनका बाहुल्य है वही ज़्यादातर काउंट किए जाते हैं, गिने जाते हैं। तो मुस्लिम बाहुल्य भी थे और हिंदू बाहुल्य भी था। ठीक है, जनसंख्या में। और तो मुस्लिम कानून के तहत मुस्लिमों के मुकदमे सुने जाते थे और हिंदू कानून के तहत हिंदुओं के मुकदमे सुनने का अधिकार एससी को दिया गया। मतलब सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार दिया गया कि धार्मिक भावनाओं को आप मान्यता देते हुए जो भी कलकत्ता के केस आएंगे, जो याचिकाएं आएंगी, अगर मुस्लिम कोई व्यक्ति है वो याचिका दायर करता है तो उसके मुस्लिम कानून के तहत आप उसका निवारण करेंगे उसके केस का। ठीक है। और अगर हिंदू है वो तो हिंदू कानून के तहत आप उसके केस का निवारण करेंगे। ठीक है, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। ये कहा, किसने कहा? इस एक्ट के तहत यह नियम बना दिया गया। और किसने बनाया? ब्रिटिश पार्लियामेंट ने। ठीक है। कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के लिए 2 स्रोत प्राप्त हो गया भैया। अब कलकत्ता की जो सरकार थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता को अधिकार दिया गया था। एक आपको लोग याद होगा, दीवानी अधिकार मिला था। ठीक है। दीवानी मतलब राजस्व अधिकार। ठीक है। अब बात करते हैं कि कलकत्ता की सरकार को विधि बनाने के लिए 2 स्रोत प्राप्त हो गए। 2 स्रोत, पहला कौन सा? सबसे पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773, दूसरा एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। 1781 में क्या क्या बताया गया है आप देख सकते हैं कि ये बंगाल, बिहार, उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार। ठीक है। जो कलकत्ता जो था, बंगाल प्रेसिडेंसी थी, उसे अब 2 एक्ट जो थे वो अधिकार दे रहे थे कि आप कानून बनाइए। ठीक है। 2 अधिकार प्राप्त हो रहे थे। तो कहीं ना कहीं आप देख रहे होंगे कि इसमें क्या हो रहा है, जो कंपनी है उसको मजबूत किया जा रहा है। कंपनी है उसको मजबूत किया जा रहा है और ब्रिटिश पार्लियामेंट का नियंत्रण कंपनी पर बढ़ता जा रहा है क्योंकि नए नए एक्ट आ रहे हैं, नए नए नियम आ रहे हैं और सिर्फ कंपनी के ऊपर लागू हो रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट को पिछड़ा घोषित, मतलब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा अधिकार नहीं दिए जा रहे। अब भाई जो प्रांतीय न्यायालय थे उनकी एससी में अपील नहीं कर सकते थे, भाई करना चाहिए था, एससी में करना चाहिए था, पर उन्होंने किसको नियम दे दिया? ये किसको अधिकार दे दिया? गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिया। मतलब आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट क्या कर रहा है कि जो कंपनी है उसके अधिकार को बढ़ा रहा है और उसके अधिकार को बढ़ा रहा है, उसके अधिकार को खुद नियंत्रण कर रहा है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं कि ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है वो खुद हैंडल कर रहा है कंपनी को
वो अधिकार बना रहा है सिर्फ अपने लिए, कानून बना रहा है अपने लिए, क्योंकि वो जानता है कि आगे वो कंपनी को अपने पास अधिग्रहण कर लेगा। ठीक है, आगे बात समझे। ये हो गया एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। इन दोनों के अधीन, इसके अधीन बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी प्रदेशों के लिए विधि बनाने का अधिकार, कौन से प्रदेश? दीवानी प्रदेश, राजस्व संबंधी के लिए विधि बनाने का अधिकार दिया गया। ठीक है, दूसरा है एससी की शक्ति को सीमित कर, मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्ति जो थी उसको सीमित कर दिया गया। सीमित करते हुए उसकी राजस्व अधिकारिता को समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि भैया सुप्रीम कोर्ट महाराज, आपको राजस्व से कोई लेना देना नहीं है, कितना पैसा आता है कितना पैसा जाता है आपसे इससे कोई लेना देना नहीं है, और बस इस बारे में ना बोले ज़्यादा अच्छा रहेगा। कौन बोलेगा? कंपनी बोलेगी। कंपनी का हस्तक्षेप किस पर होगा? कंपनी पर हस्तक्षेप किसका होगा? ब्रिटिश पार्लियामेंट का। ब्रिटिश पार्लियामेंट निदेशक मंडल तो भेज ही चुका है, अभी नियंत्रक मंडल भी भेज देगा। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो भेज ही चुका है 1773 में, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी भेज देगा। अब समझते चलिए इस कहानी को, इस जो एक्ट है सारे, इसको कहानी के रूप में आप समझते चलिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत अच्छा मजा आएगा आपको। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ये था भाई आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ये किस लिए लाया गया था? कि भाई कमियों को दूर किया जाए। 1773 का जो एक्ट था उसमें कुछ कमियां रह गई थी तो उसको दूर किया जाए, पर हुआ क्या, कुछ बातें रह गई और ये असफल रहा। ये एक्ट जो सारी कमियां थी उनको दूर करने के लिए बहुत ही ज़्यादा असफल रहा, और जो बच गई कमियां उनको दूर करने के लिए एक नया एक्ट लाया गया, उसको बोला गया पिट्स इंडिया एक्ट। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट 1781 की असफलता के बाद इसे पारित किया गया। मैंने क्या बताया कि 1781 का जो सेटलमेंट एक्ट था वो असफल रहा। ठीक है, इसे पारित किया गया। इस एक्ट ने कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया। समझते चलिए, कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। ठीक है, किसको कर दिया गया? कंपनी के व्यापारिक और राजनीतिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। इसने निदेशक मंडल बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को व्यापारी मामले को सौंपा। ठीक है, इसने निदेशक मंडल बीओडी मतलब जो निदेशक मंडल है, निदेशक मंडल को व्यापारिक मामले सौंप दिए, और तथा राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रक बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम से 6 सदस्यीय, ये याद रखिएगा, कितने सदस्य थे बोर्ड ऑफ कंट्रोल में? 6 सदस्य थे। 6 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया। इस प्रकार द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार द्वैध शासन का शुभारंभ हुआ। द्वैध शासन का अर्थ क्या है? दो शासन होना। दो शासन कैसे हो गए भाई? व्यापारिक कार्य किसे दे दिए गए? निदेशक मंडल को। राजनीतिक कार्य किसे दे दिए गए? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को, मतलब नियंत्रक मंडल को। तो दो शासन कर रहे हैं, द्वैध शासन हो गया। ऐसे समझिए आप कि एक देश है, दो राजा हैं, द्वैध शासन है। एक प्रांत है, दो मुख्यमंत्री हैं, द्वैध शासन है। समझ सकते हैं आप, द्वैध शासन का मतलब दो शासन। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसका पॉइंट है कि गवर्नर जनरल की परिषद की संख्या 4 से 3 कर दी गई। जो गवर्नर जनरल की परिषद हुआ करती थी, अभी मैंने ऊपर बताया आपको गवर्नर जनरल की परिषद के बारे में 1773 के एक्ट में भी आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है इसे, परिषद के बारे में। उसकी संख्या कितनी थी? 4 सदस्य थी ना, उसको 3 कर दिया गया, 4 से 3 कर दी गई। दूसरा क्या है? गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार दे दिया गया। जो प्रांत होते थे, मतलब वर्तमान में जो स्टेट हैं जैसे यूपी एमपी, उनकी जो सरकारें हुआ करती थी उनको जो निरस्त करने, बर्खास्त करने का अधिकार किसे दे दिया गया? गवर्नर जनरल को। आप टोटली देख सकते हैं कि गवर्नर जनरल के पास कितनी पावर आ गई है। गवर्नर जनरल के पास इन 2 एक्टों के तहत कितनी ज़्यादा शक्ति आ गई है, आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा पावर आ गई। और सुप्रीम कोर्ट को फुसलाने के लिए, मन बहलाने के लिए क्या दे दिया गया कि भैया आप क्या करेंगे, जो कलकत्ता में रह रहे हैं व्यक्ति, उनके भाई आप केस को हैंडल करेंगे। बस नॉर्मली इतना करिए, आप ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। आप गवर्नर जनरल है उसको शक्ति प्रदान की जा रही है मुख्यतः। ठीक है, आगे बात करते हैं। भारत में अच्छा, ये जो एक्ट था, इसकी जो पिट्स इंडिया का एक्ट था, इसकी 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं ये थी कि पहली थी कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र
को पहली बार, जो कंपनी के अधीन क्षेत्र थे उनको पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र कहा गया। इस एक्ट के तहत ये जो ब्रिटिश इंडिया का ब्रिटिश इंडिया एक्ट है 1784, इसके तहत पहला जो मुख्य विशेषता थी क्या थी कि कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे, मतलब कंपनी के अंडर में जो क्षेत्र थे उसे पहली बार कहा गया कि यह ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है, यह नाम दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है भारत के लिए उस समय, कि उस समय क्या हो रहा था कि ब्रिटिश कंपनी कहाँ आई, कैसे क्या किया, आपको सब बता चुके हैं। और अब क्या कर रही है वो कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र अपना घोषित कर रही है, अपना क्षेत्र घोषित कर दिया कि ब्रिटिश आधिपत्य। आप अभी यहाँ पर हैं, आप अमेरिका में जाएं, अमेरिका में व्यापार करें, अमेरिका में अपनी प्रेसिडेंसी बनाएं और अमेरिका प्रेसिडेंसी बनाने के बाद अपना सैनिक बल खुद का प्रयोग करें, अपने खुद के सैनिक बनाएं और वहीं के सैनिक बनाएं, उन्हें सैलरी दें, अपना कार्य करवाएं उनसे, ठीक है। और उसके बाद में जो आप क्षेत्र को अधिग्रहण करें, आप उसे कह दें कि वो इंडिया का क्षेत्र है। अमेरिका में इंडिया आधिपत्य, भारतीय आधिपत्य क्षेत्र, कितनी बड़ी बात होगी अमेरिका के लिए। इसी प्रकार से ब्रिटिश वाले आकर हमारे ऊपर राज्य करते हैं, व्यापार करते हैं, उसके बाद में अब एक क्षेत्र को, कलकत्ता, बंगाल, बिहार, इस क्षेत्र को आधिपत्य मतलब अपने अंडर में ले लेते हैं। उसके बाद में उसको क्या घोषित कर देते हैं कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र है। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी उस समय की, बहुत बड़ी बात कि ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र घोषित कर देना, मतलब उनका ही आधिपत्य है। आगे समझते हैं कि दूसरा इसमें क्या था कि ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। किसको प्रदान किया गया? प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण। किसको? ब्रिटिश सरकार को। ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों, किसके कार्यों? कंपनी के कार्यों और इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, ब्रिटिश सरकार थी, उसको यह अधिकार दिया गया, पूर्णतः अधिकार दिया गया कि कंपनी के जो कार्य हैं और इसके प्रशासन संबंधी जो भी कार्य हैं पर पूर्ण नियंत्रण ब्रिटिश पार्लियामेंट को प्रदान कर दिया गया। ठीक है, ये था भाई आपका एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781, ब्रिटिश इंडिया 1784। अब एक छोटा सा एक्ट है, उसको भी समझते चलते हैं, और वो है 1786 का अधिनियम। ठीक है, कौन सा है? साइड में बताते हैं इधर किनारे। (1786) का अधिनियम। सबसे पहली बात, 1786 का जो अधिनियम है ये कोई संशोधित अधिनियम नहीं है, ये कोई संशोधन किया हुआ अधिनियम नहीं है, ये स्वतंत्र अधिनियम, एक एक्ट बनाया गया था अलग से। ठीक है, और जो 1781 का सेटलमेंट एक्ट था ये संशोधित अधिनियम था। इसको माइंड में रखिएगा। और बात करते हैं कि गवर्नर जनरल जो था उसकी कार्यकारिणी जो थी, कार्यकारिणी परिषद जो थी, देखते हैं। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद के निर्णयों को गवर्नर विशेष परिस्थितियों में स्व विवेक के आधार पर, किसके आधार पर? स्व विवेक के आधार पर निर्णय में परिवर्तन कर सकता था। निर्णय में परिवर्तन कर सकता था। निर्णय में परिवर्तन कर सकता था। आप देख सकते हैं कि मैंने इतनी चीज़ लिखी है और आपका इतना समय खराब हो गया। किस चीज़ की वजह से? मैं लिख रहा था। इसीलिए मैं जब भी वीडियो बनाता हूँ पहले से लिख लेता हूँ, क्योंकि आपके समय की बचत हो। क्योंकि मैं जानता हूँ कि आजकल जो टाइम है, समय है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आप देखते होंगे जो पेड क्लासेस चलती हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का जो उनका कंटेंट होता है उसे 1.5 घंटे चलाते हैं, 1 घंटे चलाते हैं। आप क्या कर रहे हैं? बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। जो 15 मिनट का कंटेंट है आपको उसको 15 मिनट में देना चाहिए, आप उसे 1 घंटे में बर्बाद कर रहे हैं, 1 घंटा लगा रहे हैं। इसलिए कि आप, वो बच्चा है आपके एप्लीकेशन पे पढ़ रहा है, आपके एप्लीकेशन पर देर तक देखेगा, आगे समझदार हैं आप।
बात कर रहे थे कि 1786 का जो अधिनियम था उसके बारे में। उसमें एक आ गया था जो ऐसे जो उस समय के लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे, वो ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिन्होंने इन नियमों का प्रयोग किया और गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति प्रदान की गई थी। मतलब कि उसे सेनापति का प्रमुख बना दिया गया था। मतलब वो जो था कार्यकारिणी परिषद के नियम को बदल सकता था। चलिए आज समाप्त करते हैं इस क्लास को, और पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।